चुनाव से पहले संगठन को धार देने में जुटी कांग्रेस, प्रयागराज में अवध जोन की अहम बैठक। अतीक अशरफ हत्याकांड की सुनवाई फिर टली, शूटरों के खिलाफ वजह से तय नहीं हुए आरोप। मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं, ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर पलटवार। आरोपियों के आशियाने पर चलेगा बाबा का बुलडोजर, मिट्टी में मिलेगा दबंग प्रेमचंद का घर। शुरू होगा कांग्रेस का जन जागरण अभियान, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित नेता होंगे शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉच में। आपके साथ मैं हूं श्रेया कश्यप। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन करने के लिए कांग्रेस की आज अहम बैठक होने वाली है। अवध जोन की संगठनात्मक बैठक में 13 नगर कमेटी के अध्यक्ष समेत प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रयागराज के आलोपी बाग स्थित सरदार पटेल सेवा संस्थान में दोपहर 12 बजे से संगठनात्मक बैठक का आयोजन होगा। बैठक से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय संगम स्नान कर लेटे हनुमान जी का दर्शन पूजन करेंगे। संगम स्नान और दर्शन पूजन के बाद अवध जोन की संगठनात्मक बैठक शुरू होगी। एक दिवसीय बैठक में भी सभी फ्रंटल संगठन और प्रदेश पदाधिकारी जमीनी हकीकत की जानकारी देंगे। प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन पर विचार रखेंगे। कांग्रेस को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा होगी। अजय रॉय के कंधे पर निष्क्रिय पड़े संगठन को सक्रिय बनाने की अहम जिम्मेदारी आलाकमान ने सौंपी है। बैठक इसी उद्देश्य से बुलाई गई है कि बूथ से लेकर प्रदेश स्तर के संगठन को कैसे मजबूती प्रदान की जाए। बैठक से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय संगम स्नान करने जाएंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद अजय रॉय संगठन को धार देने में जुटे हुए हैं। माफिया ब्रदर्स अतीक अशरफ हत्याकांड में गुरुवार को एक बार फिर सुनवाई टल गई, तो वहीं प्रयागराज जिला अदालत में अगली सुनवाई अब 25 अक्टूबर को होने वाली है। जिला जज संतोष रॉय ने आज 3 शूटरों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करना था। शूटर्स लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई गई। जज संतोष रॉय के कोर्ट को बताया गया कि आरोपियों की तरफ से कोई भी वकील हाजिर नहीं है। अदालत ने वकील के पेश न होने पर सुनवाई की अगली तारीख दे दी है। वहीं 25 अक्टूबर को 3 हत्यारोपियों के खिलाफ आरोप तय होंगे। बता दें कि 15 अप्रैल को अतीक अहमद अशरफ की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। वहीं अतीक अशरफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग करी गई थी। हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी ने तीनों शूटरों के खिलाफ 13 जुलाई को चार्जशीट दाखिल कर दिया और शूटर लवलेश तिवारी, सनी सिंह, अरुण मौर्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307, 120B, 419, 420, 467 और 468 आर्म्स एक्ट की चार्जशीट है। एसआईटी की चार्जशीट में हमलावरों को आक्रामक बताया गया है। अब वहीं अगली सुनवाई अदालत में 3 शूटरों के खिलाफ आरोप तय करेगी। अखिलेश यादव राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सर्वेट डिप्टी सीएम बुलाने पर घिर गए हैं। खुद ब्रजेश पाठक ने इस पर पलटवार किया है। ब्रजेश पाठक ने तंज भरे लहजे में उनका न केवल आभार जताया बल्कि ये भी कहा कि मैं जनता की सेवा करता हूं। अखिलेश तो राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे सर्वेट डिप्टी सीएम कहा है। यह सही है कि मैं जनता के सेवक के रूप में और नौकर के रूप में काम करता हूं, जबकि अखिलेश राजघरानाओं से आते हैं, राजा की तरह व्यवहार करते हैं। मैं अखिलेश का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे सर्वेंट डिप्टी सीएम माना है। बहुत बहुत आभार है। आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक के बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश ने कहा कि हम सर्वेंट डिप्टी सीएम की बातों का जवाब नहीं देते।
दरअसल जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाने के लिए अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के अन्य नेता जेपीएनआईसी पहुंचे, लेकिन जेपीएनआईसी के मेन गेट पर ताला जड़ा हुआ था। ताला बंद होने के कारण अखिलेश जेपीएनआईसी का गेट फांदकर अंदर दाखिल हुए। इसी पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन पर तंज कसा था। फतेहपुर गांव में सामूहिक नरसंहार के 3 आरोपितों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। दबंग प्रेमचंद यादव के पिता हत्यारोपित राम भवन यादव व चाचा परमहंस यादव के खलिहान परती भूमि पर पक्का मकान का निर्माण कराया है, जबकि दूसरे चाचा हत्यारोपित गोरख यादव ने खलिहान की भूमि पर पक्की दीवार पर कटरैन डालकर अवैध कब्जा किया है। तहसीलदार रुद्रपुर अरुण यादव ने 5 घाटा पर हुए अवैध निर्माण को बेदखल करने व 3 आरोपितों को 2.82 लाख क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश जारी किया। तहसील प्रशासन ने 2 दिन अवैध निर्माण चिन्हित करते हुए प्रेमचंद के मकान पर निशान लगाया था। रुद्रपुर के फतेहपुर में अभयपुर टोले के रहने वाले प्रेमचंद यादव व उसके स्वजन ने खलिहान नवीन परती वन व मानस इंटर कॉलेज की भूमि पर अवैध निर्माण कराया है। इसी के गांव के लेहड़ा टोले के रहने वाले सत्यप्रकाश दुबे ने अवैध कब्जा की शिकायत शासन प्रशासन से की थी। सत्यप्रकाश सरकारी भूमि व अवैध कब्जा हटाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। राजनीतिक रसूख रखने वाले प्रेमचंद के दबाव में तहसील प्रशासन कई वर्षों से कार्रवाई करने से परहेज कर रहा था, जिसके प्रतिशोध में प्रेमचंद के स्वजन व उसके समर्थकों ने सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, 2 बेटी व 1 बेटे की लाठी डंडे, धारदार हथियार व गोली मारकर हत्या कर दी थी। 3 व 9 अक्टूबर को हुए पैमाइश में खलिहान नवीन परती वन व मानस इंटर कॉलेज की भूमि पर अवैध निर्माण व कब्जा पाया गया। पंजाब के लुधियाना जिले में गुरुवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक युवक और नाबालिग की मौत हो गई है। वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। दरअसल जिले के दोहराह गांव में एक जर्जर हुए मकान की छत गिर गई। मकान के अंदर मौजूद 5 लोग छत के मलबे में दब गए। इसमें 2 लोगों की मौत, मरने वालों की 23 साल के नरेश और 12 वर्षीय भतीजी राधिका शामिल हैं। घायलों में नरेश की भाभी जिप्सी और उनके 2 बेटे 10 साल के गोलू और 6 साल के विक्की शामिल हैं। सभी बिहार के रहने वाले हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद मकान के अन्य हिस्सों में रह रहे लोगों को बाहर निकाल दिया गया ताकि कोई और बड़ी अनहोनी ना हो। डीएसपी पायल निखिल गर्ग के मुताबिक लुधियाना के दोराह गांव में प्रवासी श्रमिक एक मकान में रह रहे थे। इस दौरान मकान की छत गिरने से चाचा भतीजी की मौके पर मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। इनमें से महिला जिप्सी एक हालत गंभीर बताई जा रही है, वहीं उनके बेटों की हालत स्थिर है। बताया जा रहा है कि मृतक बच्ची का पिता घटना के समय घर पर मौजूद नहीं था, वो काम के लिए बाहर गया हुआ था। बता दें कि बीते अगस्त महीने में लुधियाना जिले से स्कूल की छत गिरने का मामला सामने आया था। छत के मलबे में 4 टीचर दब गए थे, जिसमें एक महिला शिक्षिका की मौत हो गई, वहीं अन्य शिक्षक घायल हो गए। लुधियाना के फिरोजपुर रोड स्थित बद्दोवाल में यह घटना उस समय हुई थी जब सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 4 टीचर स्टाफ रूम में बैठे हुए थे। राजस्थान चुनाव के शंखनाद के बीच कोटा संभाग के 12 जिले में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। यहां कांग्रेस को बीजेपी घेरने की योजना बना रही है, जिसमें पार्टी के दिग्गज नेता शामिल रहे। वहीं यहीं से जनजागरण अभियान भी शुरू किया गया। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बारा सिद्धार्थ नागर ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित अन्य कांग्रेस नेता 16 अक्टूबर को 12 जिला मुख्यालय पर आएंगे। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के 13 जिलों के लिए जीवनदायिनी मानी जाने वाली ईआरसीपी परियोजना को लेकर के की गई वादाखिलाफी के खिलाफ 16 अक्टूबर को 12 जिले से जन जागरण अभियान शुरू होगा। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। वहीं 12 तहसील के ग्राम नरेड़ा, पठेड़ा, अंकेड़ा, हिंकड़,
लुहारिया, जलेड़ा सहित कई गांवों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क कर रहे हैं। इतने बड़े आयोजन के पीछे साफ ये है कि यहां बड़ी संख्या में भीड़ जमा होती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव आज उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ धाम पहुंचकर प्रतीक यादव ने ब्रह्म कपाल पहुंचकर अपने पिता मुलायम सिंह यादव और मां साधना यादव का पिंडदान किया। इस दौरान प्रतीक यादव ने बद्रीनाथ धाम पहुंच बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने के साथ ही पूजा अर्चना की। बता दें आपको कि इन दिनों श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जिसके चलते कई श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचकर अपने पितरों का पिंडदान करवा रहे हैं। इसी क्रम में मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे और अपने माता पिता का पिंडदान कर उनका श्राद्ध किया। दरअसल मुलायम सिंह यादव के निधन को 1 साल पूरा हो गया है। ऐसे में प्रतीक यादव ने बद्रीनाथ आकर उनका श्राद्ध किया। बीते 10 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था। बीते साल की आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को मुलायम सिंह का निधन हो गया था। फिलहाल एक और जहां समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव हैं, तो वहीं प्रतीक यादव ने राजनीति से उतनी दूरी बनाई है। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव वर्तमान में बीजेपी से जुड़ी हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के साथ ही राष्ट्रीय राजनीति में अहम योगदान निभाया, जो कि 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पंजाब पुलिस नशा तस्करों पर लगातार शिकंजा कसने में लगी हुई है। इसी कड़ी में पुलिस ने फिरोजपुर से 2 लोगों के पास से कथित तौर पर 12 किलोग्राम हेरोइन बरामद होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने गुरुवार को ये जानकारी दी। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। डीजीपी ने इसे लेकर सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि सीमा पार चल रहे मादक पदार्थ नेटवर्क को बड़ा झटका। डीजीपी यादव ने आगे लिखा कि एक खुफिया अभियान में सीआई फिरोजपुर ने 2 लोगों को पकड़ा और उनके पास से 12 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। उन्होंने कहा कि स्वपक औषधि और मनाहा प्रभावी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और मामले की जांच जारी है। आपको बता दें कि बीते बुधवार को ही पंजाब पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। लुधियाना के मुल्लानपुर दाखा संदिग्ध तस्कर की गिरफ्तारी हुई। इस दौरान तस्कर के पास से 4.94 करोड़ रुपए भी जब्त किए गए। इसके अलावा तस्कर के पास से एक रिवॉल्वर और 38 फर्जी वाहन नंबर प्लेट भी जब्त की गई हैं, जिसकी पुलिस तलाश थी। वहीं इससे पहले सितंबर महीने में 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। इन आरोपियों के पास से 30 लाख रुपए नगद और 1 किलो 200 ग्राम हेरोइन के अलावा 315 बोर की पिस्टल भी बरामद की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा को अपग्रेड कर दिया है और जेड कैटेगरी कर दी है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल कनाडा में खालिस्तान समूहों ने नए पोस्टर लगाए हैं, जिसमें विदेश मंत्री जयशंकर के अलावा प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें भी शामिल हैं। इसने खालिस्तान के रूप में एक अलग देश के लिए जनमत संग्रह का ऐलान किया है। ये सब कुछ ब्रिटिश कोलंबिया के सर्रे में मौजूद उसी गुरुद्वारे के बाहर किया गया, जिसका प्रमुख खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर था। इसी गुरुद्वारे के बाहर ही इस साल 18 जून को निज्जर की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पोस्टर्स पर लिखा गया कि 29 अक्टूबर को वैंकूवर में जनमत संग्रह करवाया जाएगा। इससे पहले सर्रे में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर 21 अक्टूबर को एक विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। कनाडा में पोस्टर का गेम ऐसे समय पर शुरू हुआ जब खालिस्तानी आतंकी गुरु पंतवंत सिंह पन्नू ने भारत को गीदड़ भरी धमकी दी थी। फिलहाल इसके अलावा उसके लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर लोगों की हत्याएं कर दी। इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैके को बुधवार को साउथ ब्लॉक में बुलाया गया और पोस्टर्स को लेकर कड़ी आपत्ति जताई गई।
मुंबई नगर निगम ने ठाकरे समूह को शिवाजी पार्क में दशहरा सभा आयोजित करने की अनुमति दी है। मुंबई नगर निगम नॉर्थ डिवीजन ने ठाकरे समूह को शिवाजी पार्क में दशहरा सभा आयोजित करने की अनुमति दे दी। इस साल दशहरा सभा के लिए शिवाजी पार्क किसे मिलेगा, इस प्रश्न का समाधान हो गया है। ठाकरे गुट की दशहरा सभी 24 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में होगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को शिव तीर्थ पर दशहरा सभा आयोजित करने की इजाजत मिल गई है। वहीं 24 अक्टूबर को शिव तीर्थ में होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपना दशहरा मेला शिवाजी पार्क के बजाय कहीं और आयोजित करने का संकेत दिया है। इसी बीच ठाकरे समूह के नेता सचिन आहिर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि यह नैतिकता की जीत है। नगर निगम को पहले ही सोच समझकर अनुमति देनी चाहिए थी, लेकिन देर होने के बावजूद नगर निगम ने समझदारी दिखाई है और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अनुशासित शिवसेना एक भव्य दशहरा सभा आयोजित करेगी। मंत्री दीपक केसरकर ने कहा था कि शिंदे गुट शिवाजी पार्क या क्रॉस मैदान या ओवल ग्राउंड में दशहरा सभा आयोजित करेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री शिंदे के निर्देश पर शिंदे गुट ने मुंबई नगर निगम में शिवाजी पार्क के लिए आवेदन भी वापस ले लिया। खबर उन्नाव से है, जहां आपको बता दें कि भाजपा द्वारा चलाए जा रहे नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के अंतर्गत भाजपा महिला मोर्चा लगातार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य सह भाजपा महिला मोर्चा की प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती मनाई गई। इस दौरान भाजपा कार्यालय उन्नाव में महिला मोर्चा की सभी कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष साधना दीक्षित के नेतृत्व में जिला कोषाध्यक्ष महिला मोर्चा ललिता मिश्रा के संयोजन में विशिष्ट महिलाओं के सम्मान का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। भाजपा कार्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष साधना दीक्षित ने कहा कि स्वर्गीय विजया राजे सेवा भावना से राजमाता बनी है। ऐसी मां ने नारीत्व व मातृत्व का हम सभी महिलाएं सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही देश के अच्छे भविष्य का निर्माण हो सकता है और समाज में मातृ शक्ति से ही एक अच्छे परिवार, समाज व देश का निर्माण होता है। नारियों को जब भी अवसर मिला है उन्होंने खुद को साबित किया है, कितने राज्यों की सत्ता को चलाया है। मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने महिलाओं को भागीदारी दिलाने के लिए संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास कर हम सब बहनों का सम्मान बढ़ाया है। कार्यक्रम में समाज सेविका नीतू त्रिवेदी, मंजू प्रजापति, अनीता राजकुमारी, उपासना पांडे, शिवानी सिंह, राधा पांडे आदि बहनों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री महिला मोर्चा श्रद्धा वाजपेयी ने किया। कार्यक्रम में जयंती, सविता, नीलम सिंह, स्वाति गुप्ता आदि महिला मोर्चा की पदाधिकारी बहनें उपस्थित रहीं। अयोध्या में हो रही रामलीला को मजाक के तरीके से करने वाले लोगों को विषय को लेकर के संत व पुजारी में दीक्षा आक्रोश है। हिंदू ग्रंथों में सबसे बड़ा ग्रंथ श्री रामचरितमानस, जिसके आधार पर आज सारे विश्व में रामलीला के माध्यम से मंच किया जाता है। आज इस रामलीला को अयोध्या तुलसी स्मारक में अवधी भाषा में दर्शाया जा रहा था, जो कि कोरोना काल के समय उसे बंद कर दिया गया। आज इस रामलीला को फिल्मी स्टारों ने मजाक बनाकर रख दिया, जिस पर अयोध्या के सभी संत महात्मा विरोध कर रहे हैं। अयोध्या की पवन रामलीला रामचरितमानस के आधार पर की जाए, जिससे लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़े। इसी विषय को लेकर अयोध्या के बड़े स्थान के पुजारी गगनदेव महाराज, वी पांडा पुरोहित समाज के अध्यक्ष, राजेश महाराज तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष, दुर्गेश महाराज वह अन्य लोगों का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। राम जी की परम धाम अयोध्या भूमि है। रामलला परमात्मा श्री राम जी ने इस भूमि पर अवतार लिया, अवध धाम धामापति, क्योंकि राम जी का लीला ही महत्वपूर्ण है। अयोध्या से पहचान रामलीला का है। देश विदेशों में, पूरे भारत में जहाँ जहाँ रामलीला होता है, अयोध्या से ही शुरुआत हुआ।
तो अयोध्या में कैसे रामलीला विलुप्त हो सकता है। आने वाले कोरोना काल में लोग अस्त व्यस्त होने के कारण और इधर उधर छूटने के कारण वह बंद हो गया था, पर पुनः आज बैठक श्री अयोध्या के परम पीठ पर श्री बड़े भक्तमाल परम पूज्य गुरु जी ने बड़े भक्तमाल आश्रम में आज बैठक हुई, जिसमें हनुमानगढ़ी के परम पूज्य संत श्री संजय दास जी महाराज और श्री बड़े भक्तमाल के महाराज जी और परम पूज्य संतों ने और अयोध्या के महापौर जी पहुंच करके उसमें बैठक हुआ। बैठक में निर्धारित हुआ कि अयोध्या राम जी की भूमि है, रामलीला ही पहचान है। अयोध्या में रामलीला नहीं होगी फिर कहाँ होगी। इस प्रकार से सभी परम पूज्य संतों ने बैठक करके उसका निर्धारित किया कि श्री भगवताचार्य जी आश्रम में सदन में जो पुराना काल से प्राचीन काल से रामलीला होता चला आया था सब्जी मंडी के सामने, आज भी वह रामलीला प्रारंभ कराया जाएगा और कल उसका उद्घाटन होगा, फिर वहाँ पर बैठक होगा। क्योंकि राम जी अयोध्या में जन्म लिए हैं, पूरे भारत और विश्व में रामलीला का महत्व चल रहा, हर जगह चल रहा है। फिल्मी दुनिया के लोग शूटिंग बना रहे हैं, लेकिन जो मर्यादित रामलीला है, जो अयोध्या मानव धर्म को जीना सिखाती है, वह अयोध्या से ही शुरुआत हुई है। अयोध्या रामलीला जिसमें श्री स्वामी पत्थर मंदिर के श्री महाराज जी के द्वारा व स्वामी जयराम दास जी महाराज जी के द्वारा वह प्राचीन रामलीला दिखाया जाता था। इस समय भी पत्थर मंदिर के श्री महाराज जी अपने माध्यम से वह भगवताचार्य स्मारक सदन में रामलीला का प्रारंभ कराएंगे। जो परम पूज्य संतों ने रामलीला कराने का निर्धारित रख दिया है समय, और जिस प्रकार से आदिकाल से वह जगह पे रामलीला होता चला आया है, पुनः लास्ट तक जब तक राम जी का इच्छा होगा वह चलता रहेगा। राजेश महाराज, अयोध्या तीर्थ पुरोहित धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट अध्यक्ष। जय सिया राम। अयोध्या धाम राम जी की परम धाम अयोध्या भूमि है। रामलला परमात्मा श्री राम जी ने इस भूमि पर अवतार लिया, अवध धाम धामापति। क्योंकि राम जी का लीला ही महत्वपूर्ण है। अयोध्या से पहचान रामलीला का है। देश विदेशों में, पूरे भारत में जहाँ जहाँ रामलीला होता है, अयोध्या से ही शुरुआत हुआ। तो अयोध्या में कैसे रामलीला विलुप्त हो सकता है। आने वाले कोरोना काल में लोग अस्त व्यस्त होने के कारण और इधर उधर छूटने के कारण वह बंद हो गया था, पर पुनः आज बैठक श्री अयोध्या के परम पीठ पर श्री बड़े भक्तमाल परम पूज्य गुरु जी ने बड़े भक्तमाल आश्रम में आज बैठक हुई, जिसमें हनुमानगढ़ी के परम पूज्य संत श्री संजय दास जी महाराज और श्री बड़े भक्तमाल के महाराज जी और परम पूज्य संतों ने और अयोध्या के महापौर जी पहुंच करके उसमें बैठक हुआ। बैठक में निर्धारित हुआ कि अयोध्या राम जी की भूमि है, रामलीला ही पहचान है। अयोध्या में रामलीला नहीं होगी फिर कहाँ होगी। इस प्रकार से सभी परम पूज्य संतों ने बैठक करके उसका निर्धारित किया कि श्री भगवताचार्य जी आश्रम में सदन में जो पुराना काल से प्राचीन काल से रामलीला होता चला आया था सब्जी मंडी के सामने, आज भी वह रामलीला प्रारंभ कराया जाएगा और कल उसका उद्घाटन होगा, फिर वहाँ पर बैठक होगा। क्योंकि राम जी अयोध्या में जन्म लिए हैं, पूरे भारत और विश्व में रामलीला का महत्व चल रहा, हर जगह चल रहा है। फिल्मी दुनिया के लोग शूटिंग बना रहे हैं, लेकिन जो मर्यादित रामलीला है, जो अयोध्या मानव धर्म को जीना सिखाती है, वह अयोध्या से ही शुरुआत हुई है। अयोध्या रामलीला जिसमें श्री स्वामी पत्थर मंदिर के श्री महाराज जी के द्वारा व स्वामी जयराम दास जी महाराज जी के द्वारा वह प्राचीन रामलीला दिखाया जाता था। इस समय भी पत्थर मंदिर के श्री महाराज जी अपने माध्यम से वह भगवताचार्य स्मारक सदन में रामलीला का प्रारंभ कराएंगे। जो परम पूज्य संतों ने रामलीला कराने का निर्धारित रख दिया है समय, और जिस प्रकार से आदिकाल से वह जगह पे रामलीला होता चला आया है, पुनः लास्ट तक जब तक राम जी का इच्छा होगा वह चलता रहेगा। राजेश महाराज, अयोध्या तीर्थ पुरोहित धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट अध्यक्ष। जय सिया राम। अयोध्या धाम श्री राम। अयोध्या पावन श्री राम के नगरी में, अयोध्या में खजियाना खटिक मंदिर के पास में तीर्थ पुरोहित समाज के गिरजा पांडे, जो सुबह 5 बजे सरजू नदी नया घाट पर जाते वक्त श्री राम हॉस्पिटल पर दुर्घटना हो गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। प्रशासन थाना राम जन्मभूमि के एसओ तिवारी प्रभारी जी ने जो FIR दर्ज कर लिया है। प्रशासन हमारे साथ में पूरा सहयोग कर रहा है। जय श्री राम। तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे। जय श्री राम। भाषा में जिस तरह से रामलीला किया जाता था, आज वो जो है फिल्मी दुनिया वाले दिखा रहे हैं, मतलब इसी अयोध्या में दिखाया जा रहा है। तो उसके और इसी के में क्या फ़र्क है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, जरा इसके विषय में कहिए।
इसके विषय में कहना ये है कि वो रामलीला बहुत वर्षों से पुरानी है और हम खुद उस रामलीला के मेंबर थे और वहाँ बैठ कर के जनता के साथ रामलीला करवाते थे, रहते थे। वो रामलीला हनुमानगढ़ी की वो जमीन है भगवताचार्य स्मारक सदन, उस मंच के ऊपर अवधी भाषा में राम लक्ष्मण सीता और तमाम कलाकार के द्वारा अयोध्या के जो महत्वपूर्ण रामलीलाकार हैं वो लोग रामलीला मचन करते थे। 15 दिन तक रामलीला होता था, फिर लंका दहन होता था और रावण मरण होता था। इस तरीके राज्याभिषेक का बारात निकलता था, वो बारात निकल करके हनुमानगढ़ी पर भरत मिलाप होता था और लास्ट में क्षीर सागर भगवान सैन पे दर्शन कराते थे जतुन कुंड में, तब जाके वो पूरा होता था। वो बहुत अच्छा होता था। करीब 2-3 हज़ार जनता वहाँ रोज़ लोकल जा कर के देखती थी। सब्जी मंडी के सामने श्री भगवताचार्य स्मारक सदन बहुत पुरानी बिल्डिंग है और रामलीला बहुत पुराना है। इसके मचन से जनता में खुशहाली आएगा। अगर ये होता है तो फिर पहले के तरीके जनता को देखने को मिलेगा और अगर ये बंद होता है तो ये अयोध्या के साथ सरासर धोखा है और ये सही नहीं है। जो रामलीला आज फिल्मी दुनिया वाले कर रहे हैं उस पर महत्व उतना अयोध्या वाले नहीं देंगे, क्योंकि वो पुरानी संस्कृति विरासत रामलीला है, उसको लोग यहाँ समझते हैं। वो यहाँ की भाषा में होता है, यहाँ के रीति रिवाज के अनुसार होता है। और जो ये कर रहे हैं इसमें जो है इनका सिस्टम चित्र बनाने का, स्वरूप बनाने का, कपड़ा पहनने का अलग है। जैसे बहुत से लोग पिक्चर बना दिए हैं, उस पर कई बार मुकदमा केस हो गया है, लोगों को नहीं समझ में आया, क्योंकि ये अयोध्या सांस्कृतिक है। जो राम जी की पहनाव, हनुमान जी का पहनाव, देवताओं का पहनाव स्वरूप बढ़िया करेगा, अवधी भाषा में बोलेगा, जनता उसको पसंद करेगी। खबर हरदोई से है, जहां एक बड़ा हादसा हो गया। ट्रक और मोपेड की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई है। टक्कर लगने से मोपेड सवार युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान शाहाबाद के उधरनपुर निवासी शिवम के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि युवक उधरनपुर से मिठाई का काम करने के लिए आ रहा था। पाली थाना क्षेत्र के पाली रूपापुर मार्ग की घटना बताई जा रही है। उन्नाव के सोहरा मऊ थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया है। गुरुवार शाम 2 लोग हादसे का शिकार हो गए। पैदल जा रहे बुजुर्ग और अधेड़ को बजेहरा गांव के पास लोडर ने कुचल दिया है। हादसे में दोनों बुरी तरह घायल हो गए हैं। चालक मौके पर लोडर छोड़कर भाग गया है। हादसे की सूचना पाकर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तेज रफ्तार लोडर की चपेट में आने से पैदल चल रहे 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इलाज के लिए दोनों घायलों को नवाबगंज सीएचसी पहुंचाया गया। सीएचसी में डॉक्टरों ने अधेड़ को मृत घोषित कर बुजुर्ग को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन बुजुर्ग को जिला अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगे। मौके पर एम्बुलेंस को बुलाया गया। रास्ते में एम्बुलेंस चालक का परिजनों ने विवाद हो गया। परिजन एम्बुलेंस चालक से निजी अस्पताल चलने की जिद कर रहे थे। काफी देर तक दोनों पक्षों में बहस होती रही। एम्बुलेंस चालक ने घायल बुजुर्ग को सीएचसी में उतार दिया। सीएचसी पहुंचने पर डॉक्टरों ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। बुजुर्ग की मौके से परिजनों में कोहराम मच गया मौत से। वहीं मृतकों की पहचान हिनौरा गांव निवासी बैजनाथ रावत और श्री कृष्ण पुत्र मैको के तौर पर हुई है। बैजनाथ के परिजनों का आरोप है कि समय पर इलाज न मिलने से मौत हुई है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक श्री कृष्ण के बेटे संदीप ने बताया कि पिता देर शाम गैस भराने घर से निकले थे। वापसी में हादसे का शिकार हो गए। इंस्पेक्टर अवधेश कुमार ने बताया कि लोडर की चपेट में आने से दोनों की मौत हुई है। मौके पर चालक लोडर छोड़कर भाग गया है। पुलिस लोडर को जब्त कर आगे की कार्रवाई कर रही है। गृह विभाग ने मुंबई पुलिस बल में 3000 अनुबंध पुलिस कर्मियों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। ये भर्ती महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम के माध्यम से अधिकतम 11 महीने की अवधि के लिए अनुबंध पद्धति पर की जाएगी। जनशक्ति की कमी होने के कारण गृह विभाग की ओर से करीब 3000 संविदा पुलिस कर्मियों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए 30 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। मुंबई पुलिस बल में
फिलहाल जनशक्ति की कमी है। पुलिस आयुक्त ने नई भर्ती प्रक्रिया तक अनुबंधन पर भर्ती का अनुरोध किया था। मुंबई पुलिस कमिश्नर के अनुरोध के बाद गृह विभाग में संविदा भर्ती को लेकर के फैसला किया है। अनुबंधन के आधार पर भर्ती किए गए पुलिसकर्मियों के वेतन के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भर्ती 11 महीने की अवधि या भर्ती होने तक जो भी कम हो के लिए होगी। मुंबई पुलिस बल में अनुबंधन समाप्त होने के बाद सुरक्षा निगम के जवान अपनी पिछली सेवा फिर से शुरू कर देंगे। साथ ही पुलिस के वेतन के लिए 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फिलहाल रुकेंगे इस थोड़े छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए इंडिया वॉच।